हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मॉडर्न पढ़ाई। तो आपके डेट और मेरे वादे के मुताबिक पहला लेक्चर, पहला डे सेल शुरू हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग सेल का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, यह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा चीज़ है, लेकिन हम लोग इसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप सेल का नाम सुनते हो तो आपके मन में, जब भी आप सेल के नाम सुनते हो, जब भी नाम सुनते हो, आपके मन में एक ही डिफिनेशन, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपके माइंड में एक डिफिनेशन दौड़ती है, वो है यही। क्या है भाई? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टेंशन मत लो, जो चीजें याद करने की है वो तुम्हें क्लास में याद करा दूंगा। मैं खुद इतनी बार बोलूँ कि तुम्हें सुन सुन के याद हो जाएगी चीजें। समझ रहे हो? ये हमारे मार्कर ने जंप मार दिया है, मैं उसे उठा लेता हूँ पहले। ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया, बैच की सबसे ज़्यादा खुशी इसी को है, क्योंकि बहुत दिन बाद इससे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी जा रही है। ठीक है, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो हमारा पहला ये है। हम लोग इसको शुरू करने से पहले, इस डिफिनेशन के अंदर घुसने से पहले ये समझ लेते हैं कि सेल के अंदर किसने घुसा था, मतलब कि सेल का इजाद किसने किया था। सबसे पहले सेल को किसने देखा था भाई? तो सबसे पहले जिस साहब ने देखा था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। किसने देखा था सबसे पहले सेल को? रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक साहब ने 1605 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक साहब ने 1605 ईस्वी में एक सेल को देखा। फर्स्ट साव सेल, फर्स्ट साव अ सेल, फर्स्ट साव अ सेल, फर्स्ट साव अ सेल। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, अगर मैं किसी बात को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तुम भी उसे अपने जुबान में अभी ही रिपीट करो, ताकि आपको जो चीजें सच में याद करने वाली हो, जो तुम्हें मतलब समझने की कुछ नहीं है। इसमें क्या समझोगे कि भाई 1605 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब ने फर्स्ट से सेल देखा था, इसमें कुछ रटने की समझने की बात तो है ही नहीं। जो समझने की बात तो मैं खुद बताने वाला हूँ। जो सच में समझने की बात नहीं, उसे आपकी आज के साथ ही माइंड में रिकॉल करो। जो मैं बोल रहा हूँ आप भी उस चीज को रिपीट करो और अपने कॉपी में लिखो, आपको चीजें याद होती जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सावा सेल, फर्स्ट सावा सेल। मगर इनका भरम टूटा तब जब माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ और इन्हें पता चला कि ये एक्चुअल में सेल नहीं था। इन्हें जब देखा गया तो पता चला कि ये सेल नहीं, एक सेल वॉल था। कैसा वॉल था? एक सेल वॉल था। सेल वॉल है क्या, मैं आगे ही बताने वाला हूँ। ये एक कॉर्क सेल वॉल था, जो कुछ इस प्रकार का दिखता था। जो अगर केमिस्ट्री देखे होंगे या फिर तुम 11th की केमिस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें बेंजीन निकलेंगे, तो ये बेंजीन का शक्ल का एक, या कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज, तुमने ये देखा है, ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर इंसानों ने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, उस प्रकार का ये कुछ दिखता था। ठीक है, ये कॉर्क का एक सेल वॉल था, कॉर्क सेल वॉल। मगर 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 अब बोलिएगा आपकी लिविंग सेल किसने देखा सर? सर जब इन्होंने आया, इन्होंने इतनी रिसर्च करने के बाद 1605 ईस्वी में पहला बार सेल देखा, पूरे खुश हो गए कि ये सेल है। बाद में पता चला ये सेल वॉल निकला। लिविंग सेल जो देख रहा, उस बंदे का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था एंटन वॉन लियोवेनहुक। क्या नाम था भाई? एंटन वॉन लियोवेनहुक। एंटन वॉन लियोवेनहुक। क्या नाम था भाई? एंटन वॉन लियोवेनहुक। एंटन वॉन लियोवेनहुक। एंटन वॉन लियोवेनहुक साहब ने इसे देखा था, पहला लिविंग सेल, लिविंग सेल, फर्स्ट साव लिविंग सेल। ठीक है, हम लोग पूरी पूरी सेंटेंस नहीं लिखेंगे, पोथियां नहीं बनाने, मतलब बहुत लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखा, कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे, ताकि आप लोग को देखते ही वो बात हिट करे माइंड में और तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, किसने देखा था भाई पहला लिविंग सेल? किसने देखा था? एंटन वॉन लियोवेनहुक ने देखा था। ठीक है, अब बेसिक ज्ञान में जो इसे के नाम है, हम उस नाम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला बोल सकते हैं सबसे बड़ा सेल। ठीक है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो सबसे बड़ा सेल सबको मालूम होगा, शायद ही कोई होगा जिसको मालूम नहीं होगा कि हमारा सबसे बड़ा सेल, जिसको लार्जेस्ट सेल बोलते हैं, वो ऑस्ट्रिच एग है। क्या है वो भाई? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल हम लोग ऑस्ट्रिच एग बोले, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग साहब का अंडा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, हाँ बहुत सारे भूल चुके होंगे, ये बहुत ही बेसिक बेसिक बच्चों की किताबों में लिखी हुई है।
6-7 के बुक में लिखी हुई है, आप उनके बुक उठा के देखोगे तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा था, वो जो सेल था स्मॉलेस्ट वो था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मैं उतने कन्फर्म से तो नहीं बोल सकता, लेकिन माइकोप्लाज्मा लगभग मेरे ख्याल से 0.5 नैनोमीटर का था शायद। ठीक है, छोड़ो, इसका साइज आपको मिल ही जाएगा, आप 11th में जाओगे तो साइज के रिलेटेड आपको बहुत सारे सेल के याद करने पड़ेंगे, सिर्फ इसका ही नहीं। यही याद रख लीजिए सबसे छोटा सेल कौन सा था, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, सबसे लंबा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा, लॉन्गेस्ट सेल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लॉन्गेस्ट सेल आज तो समझ में आ रही। लॉन्गेस्ट सेल आपका आता है नर्व सेल। क्या आता है भाई, नर्व सेल। बोले तो न्यूरॉन वगैरह, नर्व वो नर्व सेल आप आगे में और डिटेलिंग में जानोगे नर्व सेल क्या है। जब हम लोग को एनिमल टिश्यू बताएंगे ना, उस टाइम आपको नर्व सेल का भी जिक्र वहां पे मिलेगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी चीजें मैं बताऊंगा। ये हो गया ये वाली बातें। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर बोले तो हम थोड़ा बात जानते हैं। थोड़ा सा बात क्या जानना है भाई, सेल कितना प्रकार के, वैसे तो सिर्फ बहुत सारे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से भी 2 होते हैं सच में, उनके बाद ही ब्रांचेस बनती है। कैसे बनती है मैं बताता हूँ। एक्चुअल में सेल होता है प्रोकैरियोटिक। ये सब आपको मालूम है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब मेरे सारे भाई बंधु बहन सब जानते हैं यह बात को कि सबसे प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, 2 तरीके के सेल। आप एक चीज बहुत अच्छे से जान लो, आपको बायो इजी लगने लगेगी जब आप चीजों को फ्लो चार्ट की फॉर्म में, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे, फ्लो चार्ट में लिखोगे, डायग्राम की मदद से समझो की कोशिश करो। और एक बात, जिस बंदे ने बायो का, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि बायो के लिए जिस बंदे ने बायो के वर्ड्स जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स को पकड़ना सीख गया, टर्म्स को तोड़ के पढ़ना सीख गया, उसने बायो खत्म कर दी। ये देखिए मैजिक नहीं, ये एक बेसिक की बात है, मैं अपना मैजिक बोल रहा हूँ। ठीक है, ये प्रो वर्ड कहाँ से आता है, प्रीमिटिव वर्ड से। प्रीमिटिव बोलो मतलब, प्रीमिटिव मतलब पुराना। ठीक है, लो मैं इसे हिंदी में लिख देता हूँ, पुराना। कैरियोटिक मतलब सेल, कैरियोटिक बोले तो सेल मतलब पुराना सेल। अब ये पुराना सेल नया सेल क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, यू मतलब ट्रू बोले तो सचलकी वाला, मतलब सच में वाला। ठीक है, ट्रू। अब कैरियोटिक का मतलब आपको बताया मैंने कि कैरियोटिक का मतलब होता है यहाँ पे सेल। ठीक है, अब यहाँ नया पुराना में क्या फर्क है ये मैं बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रीमिटिव मतलब ऐसा न्यूक्लियस इसके पास सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है। सेल के अंदर ही सारे ऑर्गेनल आपस में बिखरे हुए रहते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। कैसा न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट। मैं बार बार इतने एब्सेंट या प्रेजेंट इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं बस ऐसे सिंबल दे दूंगा और आप समझ जाओगे कि एब्सेंट का सिंबल। ठीक है, ये एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखो मेरा दोनों चीज को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि जब आप चीजों कंपैरिजन करके पढ़ते हो ना, तो आपको चीज अच्छे से समझ आती है। अच्छा इसमें ये है, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये है तो इसमें यही नहीं होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं प्रेजेंट। तो इसका वजह क्या होता है, इसके सेल ऑर्गेनल्स जो होता है अंदर में बहुत सारी चीजें जो सेल में मौजूद होती है, क्रोमोसोम्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आपस में ऐसे ही घूमते रहते हैं आजादाना। इसमें क्या होता है, हर एक चीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन लेयर होती है, हर एक चीज एक प्रॉपर फॉर्म में मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब ट्रू सेल होता है जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलो भाई नहीं पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया, हाँ मिल गया। ठीक है, ये था बेसिक ज्ञान। बेसिक ज्ञान के बाद हम लोग जाने कि सेल का कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, सेल के रिलेटेड क्या क्या पार्ट्स आते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाते हैं। जैसे इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज मिलेंगे। डरिए मत, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ ज़्यादा। ठीक है, सेल के प्रकार में आपको मिलेंगे यहाँ पे सेल कंपोनेंट ऑफ सेल। हेडिंग दीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल।
द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आएगा तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, पहला मिलेगा और यहाँ पे दूसरा मिलेगा। ठीक है, पकड़िएगा मेरी बात को। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा कवरिंग में, या फिर सेल कवरिंग में। सेल कवरिंग दो भाग में इसको बांटते हैं हम लोग, एक सेल कवरिंग, क्या हो गया यार, मार्कर क्यों नहीं चल रहा अच्छे से। सेल कवरिंग यहाँ पे आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म के नीचे आइएगा तो आपको दो चीज मिलेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में दो चीज मिलेगा, एक आपको मिलेगा प्रेजेंट वाला, बोले तो एक मिनट लिख लेता हूं मैं, नोट डाउन कीजिए आप भी। लिविंग ऑर्गेनल, यहाँ आपको मिलेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनल जो जिंदा नहीं है। नॉन लिविंग का सीधा सीधी मतलब वही नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं रह सकते, नॉन लिविंग ऑर्गेनल। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो सेल से रिलेटेड बतानी है, जो बेसिक ज्ञान तो नहीं था लेकिन सेल से रिलेटेड बतानी है। सेल के अंदर एक चीज़ आपको मालूम है कि ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं भाई, ब्रेन ऑफ सेल बोलिए जल्दी से, जल्दी से अपना ब्रेन खोलिए और ब्रेन ऑफ सेल बताइए। ब्रेन ऑफ सेल बोले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं भाई साहब, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल आप इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दैट न्यूक्लियस आपके सेल के मौजूद जितने भी काम होते हैं वो सारे को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जो सारे ग्लैंड के रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, सारे ग्लैंड के अखराज को, सारे ग्लैंड के कामों को जो कंट्रोल करता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कर लो, उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। वैसे ही एक ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ सेल, जो कि मास्टर है, समझ लीजिए सेल का मास्टर है, सब कुछ कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिला। सेल कवरिंग में आपको दो प्रकार के सेल कवरिंग मिलेंगे, दो प्रकार के सेल कवरिंग मिलेंगे। पहला क्या मिल जाएगा भाई, पहला आपको मिल जाएगा सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरा आपको मिल जाएगा सेल मेम्ब्रेन। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बात मैं पहले बताता हूँ, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म ही सिर्फ यहाँ पे पार्ट नहीं है, पे थोड़ा और भी पार्ट होते हैं और थोड़ा और भी ब्रीफ जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप 11th में जानेंगे जो आपका सिर्फ में 11th का कंटेंट है। मैं सिर्फ आपको यही वो बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक्स है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कोई ये कमेंट मत करना कि सर इसके अंदर भी ये पाया जाता है, आपने नहीं बताया, या आप खत्म फिर वहीं पे। मैं पहले ही इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले डे से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जब बैच के ओरिएंटेशन सेशन में बैच के बारे में बताया, उस टाइम भी मैंने बताया कि आपको यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिले, मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगी। 11th हम लोग बहुत ज़्यादा टच नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ कोई किसी भी तरीका ऐसा कमेंट मत करिएगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो, जो आप बेसिक से ऊपर हो, जो इसमें 11th के रिलेटेड हो। ठीक है, मैं पहले बता दिया। सेल वाल, सेल वाल भाई, सेल वाल क्या होता है, जो देखा था रॉबर्ट हुक साहब ने, वो सेल वाल था। वही सेल वाल क्या, इसका पास स्पेसिफिक शेप होता है। सेल वाल के पास क्या होता है, स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक शेप। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में आते तो ये एक होता है हम लोग का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है भाई, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये किसके बना होता है भाई, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है, बोले मेरे साथ, सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है, तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ, जल्दी बोलो, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स का बना होता है। किस चीज का बना है, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स। अब ये ग्लूकोज प्लस लिपिड्स आप लोग को अभी पल्ला नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, तो ये चीज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में जानेंगे। हल्का सा बायोमोलिक्यूल्स का जो उदाहरण लेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं जो सेल्यूलोज वगैरह बोल रहा हूँ, नया टर्म्स आपके सामने यूज कर रहा हूँ, या फिर आप लोग को मालूम ही हो। ठीक है, ये आपका ये सारा चीज है एकदम, जो पार्ट्स के पार्ट्स में अंदर आएगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। सेल वाल जैसे कि आपका ऑस्मोसिस का अमल नहीं करा सकता है, डोंट डोंट अटेन, डोंट पार्टिसिपेट
participate don't participate in osmosis, but it also but it can osmosis। मैंने थोड़ी नीचे में लिख दिया, अगर किसी को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं वैसे भी चीज़ों को रिपीट कर ही रहा हूँ। बट इट कैन डू ऑस्मोसिस, बट इट कैन डू ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस का अमल कर, ऑब्वियसली से बात है, कोई मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन बोले तो ऐसा है, मेम्ब्रेन कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ये मेम्ब्रेन हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे जगह में जगह खाली रहेगा, थोड़ा छल्ली टाइप का। जैसे कि आप पेपर देख लो ना, पेपर लगता है कि वो पूरा तरीके से सॉलिड, लेकिन वो सॉलिड नहीं है। अगर वो सॉलिड होता है उससे पेपर से ये पार नहीं होता है, लाइट पार नहीं होता, इसका मतलब वो मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। वो एक्चुअल में वॉल नहीं है। आपको जो वो वॉल है, वो जो दीवार में पाया जाता है, जो दीवारें आपके घर में पाई जाती है, वो वॉल रियली में सच में वॉल है, क्योंकि उससे लाइट पास नहीं हो रही है, वो कोई भी चीज को आपस में पास नहीं कर सकता है, तो वो वॉल की गिनती में आएगा। ठीक है, इसीलिए वो ऑस्मोसिस का अमल नहीं कर सकता है। ऑस्मोसिस का अमल नहीं है मालूम आपको, तो मैं ये बात बता दे रहा हूँ। ऑस्मोसिस का अमल बोले तो किसी भी चीज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पूरी तरीके से सब कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत सा मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि सब कुछ ट्रांसफर हो जाए, लेकिन कुछ कुछ मेम्ब्रेन से थोड़ा थोड़ा पास होता है। आपने कभी चने चने को देखा होगा कि रात में डाल के रखा है, और सुबह उठने के बाद वो चने जो छोटी छोटी से होते हैं ना, वो हो जाते हैं काफी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े चने हो जाते हैं। उसका उसे खाने में मजा आता है। तो वो जो चने फूल के बड़े होते हैं, वो जो पानी को अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का अमल जो होता है, उस अमल को ही हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस का अमल। ठीक है, आप जब स्किन है ना, स्किन आप खूब देर पानी में रहोगे, बहुत ज्यादा देर पानी में रहोगे ना, तो आप जब पानी में बहुत देर रहोगे तो आपको बाद में देखो कि आपका व्हाइट व्हाइट स्किन हो, हल्का सा उभार देखिए, बहुत जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा देर रहोगे तो देखोगे जब कोई डेड बॉडी वगैरह बहुत ज्यादा पानी में रहती है तो उसमें सूजन आता है, क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस का अमल होता है। क्योंकि आपका ये वाली चीज पूरी तरीके से सेल वॉल का काम नहीं करती है, इसमें भी छेदे है। इसमें छेदे नहीं हो तो तुम ही सोचो ना, तो इसमें ये जो पसीना है वो कैसे बाहर आता है, जाता है ना भाई, इसमें छेद है जब तभी ना पसीना बाहर आता है। बस वही बात है। ये सेल में वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इससे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का हम लोग यहाँ पे फंक्शन जानने की कोशिश करें कि ये क्या क्या काम करते हैं। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओस्मोसिस है, और इसमें ओस्मोसिस का अमल नहीं होता है। और भी थोड़ा सा डिफरेंस आप बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला डिफरेंस देख रहे हो ना, या सो गए? हाँ, जगह रहना। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या आता है? पहला डिफरेंस तो यही आता है कि उसमें सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है, और वो क्या बना हुआ रहता है, हम लोग ग्लूकोज प्लस लिपिड का बना होता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें कि ऑस्मोसिस का अमल कर सकते हैं, ऑस्मोसिस का अमल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को, सेल वॉल है बहुत सारी चीजों को आने से रोकता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सेल में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स को अलाउमेंट करते हैं। तो ये बात हम लोग लिखते हैं, it don't allow it don't allow it don't allow फॉरेन पार्टिकल्स है किसी भी पार्टिकल, any particle to pass and enter in cell, to pass and enter in cell, to pass and enter in cell, to pass and enter cell। ये किसी भी तरह का अलाउमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, ये अलाउमेंट करता है। it allow it allows particle, पार्टिकल से मुराद बहुत सारी चीज भाई, कोई केमिकल हो गया, कोई भी चीज हो गया। ठीक है, और इट अलाउज पार्टिकल, यही देखा नजर भगाना नहीं कहीं। इट अलाउज पार्टिकल्स
ये क्या हो गया भाई? इट allows particle to enter in cell, to it allows particle to enter in cell। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस बोल सकते हैं इसका शेप होता है, इसका शेप नहीं होता, ये बात तो हम लोगों ने लिख ही लिया है। एक और डिफरेंस है भाई साहब, लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, लिखते लिखते सीखेंगे, है ना। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे हो गया। ठीक, इतना बात जानिए आप। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके गए। रिवाइज से मेरा मुराद बस इतना ही है कि आप इसको खुद से एक बार अभी पढ़ लीजिएगा, और एक बार जब क्लास शुरू होने वाला है उससे 5 मिनट पहले इसको सिर्फ देख के आइएगा। बाकी तो मैं खुद आपको डेली बेसिस पे रिवीजन कराऊंगा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरा नाम है फैजान। जय हिंद।